हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है आज मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। यानी यह पॉलिटी का एक ऐसा सीरीज है दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जिससे कि 100% जो है प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो ये मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग जो है फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी की बात। यानी कि मौलिक अधिकार को हम लोग हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं और अंग्रेजी में जो है आपका फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो ये मौलिक अधिकार को यानी मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जो समाज में, हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो है कई सारे अधिकार दिए जाते हैं समाज के द्वारा, आपका परिवार के द्वारा, रिश्ते नातों के द्वारा। यानी मौलिक अधिकार में ऐसी क्या विशेषता है कि इसे मौलिक अधिकार कहा गया? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, यह जो है हमारे संविधान द्वारा हमारे भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो दोस्तों की जिसके जो यानी कि जो संविधान में प्रदत्त है भारतीय नागरिकों का, इसको संरक्षण जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। यानी कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वह संविधान के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकता है। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उसका संरक्षण जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार की विशेषता है। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों प्रत्येक भारतीय नागरिकों को दिया गया। यानी हर वह नागरिक जो भारत में जन्म लेता है वह भारत का नागरिक हुआ, और उसे जन्म लेने के साथ ही जो है उसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी उसे जो इन अधिकारों के लिए कहीं भी अर्जी नहीं लगानी है, कहीं भी एप्लीकेशन नहीं देनी है, कहीं से भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है, उसे यह अधिकार मिल जाएंगे। और कुछ मौलिक अधिकार यानी भारतीय नागरिकों के अलावा जो है विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है, लेकिन जो पूर्ण मौलिक अधिकार वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। तो आइए, मौलिक अधिकार चूँकि पॉलिटी का ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जो आज हम लोग डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो ये मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, इसका यह जो है आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है आपका 35 के मध्य जो है इसका जिक्र किया गया है। यानी यह जो है आपका 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य इसका जिक्र किया गया। और भाग की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 में इसका जो है वर्णन किया गया है। और जहाँ तक इसके लेने की बात की गई तो यह अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो देश है बहुत मुश्किलों, बहुत संघर्षों के बाद जो है यह भारत देश आज़ाद हुआ था। बहुत सारे यानी बहुत टाइम लगा इस संघर्ष में, और उसके बाद यह आज़ादी मिली थी। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, यानी निर्माती सभा थी, जो संविधान निर्माता लोग थे, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कुछ हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कुछ ऐसा संविधान का निर्माण हो कि वो आगे चलकर सरकारों को यानी शासन प्रशासन चलाने में जो है दिक्कत हो, परेशानी हो और कोई मैटर उलझे। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है बहुत सारे संविधानों का गहन अध्ययन किया। बहुत सारे संविधानों से कुछ टॉपिक, कुछ तथ्य को जो है अपने संविधान में शामिल किया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो है आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी प्रकार अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग संविधानों से लिया गया। तो इन सारे अध्ययनों में यानी चूंकि अलग अलग संविधानों का गहन अध्ययन किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, इस वजह से हम लोग जो जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, हम लोग यानी संविधान निर्माताओं ने जो अमेरिका के संविधान से जो हमारे भारत के संविधान में शामिल किया था। तो इसको जो है मूल रूप से याद रखिएगा। और ये मौलिक अधिकार को दोस्तों मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा जो दोस्तों इंग्लैंड की अवधारणा है। इंग्लैंड में जो है यानी उस समय जो है यानी जो वहाँ की जो सरकार थी, यानी उनके द्वारा जो है इंग्लैंड के जो है मजदूर लोगों को जो है कुछ अधिकार दिए गए। तो उन अधिकारों को ही जो है मैग्ना कार्टा
कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों की जहाँ पर भी बात आती है तो मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बस एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से जो है भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो अगर भाग की बात पूछा जाए तो भाग में आपका 3 हो जाएगा और मौलिक अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान यानी भारतीय नागरिकों को उसके जन्म के साथ ही मिलना तय है। यह संविधान में जो है वर्णित है। और ये जो मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आरंभ में यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय जो है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को 7 जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में। इस 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार, इसे हटा करके क्या किया गया यानी इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे जो कानून के अधिकार के तहत जो इसे शामिल किया गया और इसे 301 के तहत जो है शामिल किया गया। तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन के बाद जो हमारे मूल अधिकार कितने रह गए दोस्तों, तो 6 रह गए। यानी कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार 7 थे और 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया, इस संविधान संशोधन के बाद जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो आइए उन 6 मौलिक अधिकारों को जो है हम लोग विस्तृत रूप से जानने का आज इस क्लास में प्रयास करेंगे। तो पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वह है समता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। तो ये समता या समानता का जो अधिकार है दोस्तों, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। तो अब हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि चूंकि यहाँ तो मौलिक अधिकार 12 से 35 के मध्य दिया गया है, किंतु यहाँ जो कि पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, तो उसका जो है यानी वर्णन 14 से अनुच्छेद 18 के बीच बताया जा रहा है। तो ये जो दो अनुच्छेद है 12 और 13 वह कहाँ गया। तो दोस्तों 12 और 13 अनुच्छेद जो है वह राज्यों से संबंधित जानकारी यानी राज्यों का वर्णन इसमें किया गया। तो इसका यानी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भारत के मौलिक अधिकारों का जो आरंभ है वह अनुच्छेद 14 से होता है। तो पहला हो गया आपका समता या समानता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक भारत का नागरिक समान समझा जाएगा, हर क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से वह समान होगा। तो ये हो गया समता या समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो वर्णन है दोस्तों आपका 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य जो किया गया है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो वर्णन है दोस्तों यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनका वर्णन जो है आपका 23 से 24 के मध्य यानी अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य किया गया है। चौथा जो अधिकार है आपका वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो वर्णन है दोस्तों 25 से यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा है आपका यानी पांचवा जो है आपका मौलिक अधिकार है वह सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक
एवं शिक्षा का अधिकार। तो ये आपका पांचवा हो गया। इसका जो वर्णन है दोस्तों, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार का वर्णन 29 से अनुच्छेद 30 के मध्य किया गया है। उसके बाद छठा और अंतिम है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद आपका 32 के में किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है भारतीय संविधान में अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। पहला आपका समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका 19 से 22 के मध्य किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन आपका 23 से 24 के मध्य किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आपका 25 से अनुच्छेद 28 के बीच किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन आपका 29 से 30 के मध्य किया गया है। छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये मूल रूप से आपके मौलिक अधिकार है। अब हम लोग जो है इसको डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। जो ये अधिकार है इनको अनुच्छेदों के तहत पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से अधिकार जो है कौन कौन अनुच्छेद में किस प्रकार वर्णित है, उस अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है अब लेवल भी हाई हो गया, पैटर्न भी हाई हो गया, क्योंकि कंपटीशन लेवल टफ हो गया है, स्टूडेंट्स की भीड़ ज़्यादा है, नौकरियों की संख्या कम है। तो यहाँ जो है एग्ज़ाम का पैटर्न टफ है। तो पहले क्या था कि चूँकि एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई नहीं था, तो बस ये इनसे प्रश्न पूछा जाता था अधिकारों से संबंधित। अब एग्ज़ाम का पैटर्न हाई हो गया है, यानी लेवल हाई हो गया है, पैटर्न टफ हो गया है। इस वजह से अब अनुच्छेदों से जुड़कर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग जो है इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ उन अनुच्छेदों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे जुड़कर के जो है प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो एग्जाम में ना छूटे। तो आइए हम लोग जो है अब इन अनुच्छेदों को, यानी इन अधिकारों का उनके अनुच्छेदों के साथ जो है जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है इसको मिटा देते हैं दोस्तों, और हम लोग जो है इसका पहला अधिकार है जो कि आपका यानी समता या समानता का अधिकार है। सबसे पहले उसको जानेंगे, जिसका वर्णन आपका 14 से 18 के मध्य किया गया है। तो ये समता या समानता का अधिकार जो है, जिसका वर्णन दोस्तों 14 से 18 के मध्य किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 14 में आपका यानी अनुच्छेद 14 में क्या दिया है। यानी समता या समानता का अर्थ है दोस्तों कि संविधान के नज़र में सभी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से समान होंगे, उनमें कोई भी भेद नहीं होगा, उनको हर क्षेत्र में जो है समान दृष्टिकोण यानी समान रूप से देखा जाएगा, उनको समान अधिकार प्रदत्त किया जाएगा आपका संविधान के द्वारा। तो 14 अनुच्छेद में जो है विधि या कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि या कानून के समक्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है बिल्कुल समान होगा, उसमें कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, कोई भी अंतर नहीं समझा जाएगा। सभी व्यक्ति जो है कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में जो है समान यानी भाव रखेंगे, समान जो है उनका महत्व रहेगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 14 में विधि या कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है उसमें जो है आपका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान में वह जन्मा हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊंचा हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो, गांव का हो, वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसमें जो है कोई भी संविधान के अनुसार भेद नहीं किया जाएगा। वो सब जो है समान यानी संविधान के अनुसार रहेंगे। यानी कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
पर विभेद नहीं होगा, विभेद नहीं। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। अब हम लोग अनुच्छेद 14 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है यानी 16 के बारे में, 16 में जो है लोक नियोजन में जो है अवसरों की समानता, लोक नियोजन में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। तो ये जो लोक नियोजन है दोस्तों, इसमें अवसरों की समानता का क्या अर्थ है, आइए हम लोग उसको डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो लोक नियोजन में समानता का अर्थ है कि पदों में समानता, यानी सरकारी जो भी नौकरियां होगी, जो भी वैकेंसीज होगी, उन सबको जो है प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकदम बराबर मिलेगा। यानी कि कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों, इन नौकरियों में जो है वह हासिल करने का प्रयास कर सकता है, वह हासिल कर सकता है। हाँ, इसमें आरक्षण दिया गया था, यानी संविधान निर्माताओं ने कुछ ST SC कुछ OBC वगैरह को आरक्षण दिया गया। तो यह एक विवादित टॉपिक है दोस्तों, हम लोगों को इसी विवाद में नहीं पड़ना है। उस टाइम में यह समय की मांग थी, क्योंकि उस समय जो है इन वर्ग को ST SC या जो OBC या पिछड़े वर्ग के लोग थे, इनको जो है एक लेवल में लाने के लिए जो है यह आरक्षण दिया गया। हाँ, यह अब कहाँ तक सही है, गलत है, क्या है, यह एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है, सब मीडिया से जुड़े हैं, सब आपको न्यूज़ अखबार सब पढ़ते हैं, सबको पता है कि ये क्या सही है। ये अपना राय यानी ये अपनी राय रखने वाली टॉपिक है, इस पर हम लोगों को इस विवाद में नहीं पढ़ना है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि यह जो है आपको लोक नियोजन में अवसरों की समानता आपका मूल संविधान में हमारा यानी मौलिक अधिकार में यह हमें प्रदत्त हमारे नागरिकों को किया गया है। इसका वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 16 में किया गया है। 17 जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत। एक तो आपका अनुच्छेद 14 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि विधि या कानून के समक्ष समानता है, और दूसरा जो है आपका ये अनुच्छेद 17 जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो अस्पृश्यता का अंत है। तो दोस्तों यह अस्पृश्यता का अंत हुआ, मतलब कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले जो है यानी कि बहुत समय तक, आज़ादी के बाद भी जो हमारे भारतीय संविधान में जो है बहुत तरह की कुरीतियाँ फैली हुई थी, ऊंच नीच, छोटी जाति, ये सब जो है, यानी कि जो निचले तबके के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनका जीवन जो है उस समय जो नरक के समान था। यानी उन्हें गाँव से बाहर रखा जाता था, उन्हें जो कुओं में पानी भरने नहीं दिया जाता था, उन्हें जो मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, उन्हें गांव के बाहर यानी समाज से बाहर रखा जाता था। यानी एक तरह से कहिए कि उनका जीवन जो है बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था उस समय। तो संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 17 में इस अस्पृश्यता का जो अंत आपका किया है। यानी कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की छुआछूत की भावना को प्रदर्शित करता हुआ या इस तरह के किसी भी चीज़ में लिप्त दिखा, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, या किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा है तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी लगा सकता है, उसके खिलाफ जो अपील कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 17 में जो है इस चीज़ का वर्णन आपका किया गया है, अस्पृश्यता का अंत। 18 जो है दोस्तों वह है उपाधियों का, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत। तो ये उपाधियां क्या है दोस्तों, तो हम लोग जो है यानी कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुई थी, तो आज़ादी से पहले अंग्रेज क्या करते थे कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि इसके तहत जो है जो समाज के जो वरिष्ठ लोग होते थे, ताकतवर लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, जिनसे उनको खतरा होता था या जो उनका विरोध कर सकते थे,
तो उन लोगों को वो क्या करते थे कि कुछ कुछ उपाधियां दे देते थे, जैसे सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, इस तरह की कई उपाधियां थी। तो यहाँ पे क्या होता था, तो कुछ जो समझदार लोग होते थे उन उपाधियों का अहंकार वो नहीं करते थे, घमंड नहीं करते थे। किंतु कुछ लोग क्या करते थे कि जिनको ये उपाधियां दी जाती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि वो समाज के आम नागरिकों से जो है वह कट जाते थे। यानी उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के द्वारा यह उन्हें उपाधि जो दी गई है, तो वह चूंकि अंग्रेज आम नागरिकों के विरोधी होते थे, तो वह आम लोगों से कट जाते थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते थे उनसे दूर हो जाते थे। तो यहाँ पे उन्हीं उपाधियों का जो है अंत आपका संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया, ताकि जो संविधान में जो है आपका समानता आए। और इसके तहत यानी इन उपाधियों के अंत के बाद जो है दोस्तों आपका भारत रत्न, पद्म पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी उपाधियों यानी इन सभी जो यानी पदों के आधार पर जो है लोगों को जो है दिए जाने लगे। यानी आम नागरिक अगर कोई अच्छा कार्य करे तो वह भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियों से जो है वह सम्मानित किए जाते थे। और अगर यही सेना के क्षेत्र में किया जाए तो वह जो है आपका जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र और ये सब वीर चक्र, ये सब से जो है उन्हें सम्मानित किया जाता था। तो ये यानी सम्मान के तौर पर यह दिया गया, लेकिन इन पदों को जो है यानी उपाधियों का जो है क्या किया गया, अंत किया गया। यह अंत जो है अनुच्छेद 18 में आपका किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन हमने 14 से 18 के मध्य देखा, जिसमें पहला है आपका विधि या कानून के समक्ष समानता, और 15 में है यानी 14 में विधि या कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक यानी कोई रोक नहीं होगी, 16 में है लोक नियोजन में अवसरों की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, और आपका 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये हो गया आपका समता या समानता का अधिकार। अब हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोग जो है जानने का डीपली प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों यह दूसरा अधिकार है हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो वर्णन है यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो है यह स्वतंत्रता समान रूप से दी जाएगी। तो यह जो है 19 से 22 के मध्य इसका जिक्र किया गया। तो ये 19 से 22 के मध्य जो है दोस्तों हम लोग सबसे पहले 19 को यानी अनुच्छेद 19 को जानेंगे। तो अनुच्छेद 19 में जो है दोस्तों यह जो है यानी अनुच्छेद 19 को भी जो कई भागों में वर्णित किया गया है। तो हम लोग ए में जानेंगे। ए में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बातों को बोलने के लिए, अपनी मन की भावनाओं को, अपनी जिज्ञासा, अपनी जो भी सोच है वह बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए वह जो है स्वतंत्र है। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि आप कोई विवादित बात करें या फिर आप किसी ऐसी टॉपिक पर बात करें जिससे विवाद उत्पन्न हो, चाहे कोई धर्म से संबंधित हो या किसी भी लड़ाई झगड़े से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका विवाद बढ़े। तो ऐसी यानी कि किसी भी विवादित बात को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, अपने मन की अभिव्यक्ति को आप यानी स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं जो कि किसी तरह की विवाद से ग्रसित ना हो। तो ये हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपका प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि आप प्रेस के माध्यम से जो है आप जो अपने मन की बात, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि आप प्रेस का सहारा ले सकते हैं। अगर आप जनसाधारण यानी बड़े पैमाने पर बड़े लोगों से अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आप प्रेस का सहारा ले सकते हैं। यानी कि जो अखबार, टीवी चैनल, मीडिया है इसका आप सहारा ले सकते हैं। इसमें और एक शामिल किया गया दोस्तों RTI, राइट टू यानी इंफॉर्मेशन, सूचना का
अधिकार। यह जो है दोस्तों आपका 2005 में आया। यानी सूचना का अधिकार, यानी किसी भी सरकारी जो है कार्यकलाप है, कोई भी वैकेंसीज है, कुछ भी सरकार की नीतियाँ, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं आरटीआई के तहत। तो यह 2005 में शामिल किया गया। दूसरा आपका झंडा, यह जो है 2004 में शामिल किया गया। तो ये यानी कि झंडा 2004 में शामिल किया गया। इसके तहत जो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जो अपना जो देश का झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको जो है फहरा सकता है किसी भी घर में, किसी भी संस्थान में, किसी भी टाइम में। कुछ यानी कुछ बंदिशों के साथ जो है आप झंडा को फहरा सकते हैं। तो ये आपका 2004 में शामिल किया गया। इस समय जो यानी ये जो दोनों 2004 में जो आरटीआई आया और ये जो झंडा है, तो इस समय जो है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति थे। आज जो हिंदू मुस्लिम का लोग झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम को लेकर के या और किसी भी विवादित चीज़ पर, तो ये उनके मुंह पर, ये जो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उनके मुंह पर एक तरह से कह सकते हैं तमाचा है। क्योंकि उन्होंने कभी भी इन भावनाओं में रह करके किसी भी कार्य को नहीं किया, बल्कि वो इन भावनाओं से बहुत ऊपर थे। उन्होंने जो है यानी एक अच्छे व्यक्ति ही वो सिर्फ ना थे, एक अच्छे वो साइंटिस्ट भी थे और एक अच्छे राष्ट्रपति भी थे। तो उनके ही कार्यकाल में ये दोनों कार्य, यानी आरटीआई यानी सूचना का अधिकार और आपका 2004 में जो आपका झंडा फहराने का जो है, यह आपका 19A में शामिल किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो ये आपका हो गया 19A। अब हम लोग 19 का बी जानते हैं। तो 19 के बी में दोस्तों है बिना शस्त्र शांतिपूर्ण, बिना शस्त्र शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार यानी बिना शस्त्र, यानी बिना किसी हथियार के आप कहीं पर भी जो शांतिपूर्ण रूप से जो है आप एकत्रित हो सकते हैं, शांतिपूर्ण रूप से आप बैठक कर सकते हैं। सी में है आपका शांतिपूर्ण यानी बी में है शांतिपूर्ण, बिना शस्त्र लिए आप जो है एकत्रित हो सकते हैं। दूसरा शांतिपूर्ण ढंग से आप सभा का निर्माण, यानी आप सभा, ऑर्गेनाइजेशन आदि का जो है, संस्थान आदि का जो है निर्माण आप कर सकते हैं। ये आपका सी में वर्णित है। डी में जो है आपका आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी जो है आ जा सकते हैं। ये आपका हो गया आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ई में हो गया आपका दोस्तों यानी कि आपका निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं। ये हो गया आपका निवास की स्वतंत्रता का अर्थ। तो किंतु जब तक धारा 370 लागू था दोस्तों, उस समय तक जो जम्मू कश्मीर जो है इसका विवादित यानी अपवाद कह सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि धारा 370 हट चुका है, तो यह अपवाद भी आपका ख़त्म हो चुका है लगभग, यानी अब आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं। एफ में आपका था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार में आ गया है। तो यह जो है अभी आपका नहीं है, यह कानूनी अधिकार के तहत जो 300A में शामिल किया गया है। जी है आपका रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार, यानी आप देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में जो है आप रोजगार के लिए स्वतंत्र है। यानी आप कोई भी रोजगार देश के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। हाँ, वह रोजगार, वह आपका बिजनेस है, वह आपका कार्य जो है आपका गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। उससे सरकार को, उसको समाज से, यानी उसको सरकार, उस कार्य से सरकार को, चाहे समाज को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसा रोजगार आप देश के किसी भी कोने में आप रह करके कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 में आपका वर्णित है। तो
तो ये हम लोग यानी कि अनुच्छेद 19 के बारे में जाने। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 20 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 जो है दोस्तों आपका अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित है। अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार। इसका वर्णन यानी अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित जो अनुच्छेद आपका बातों को जो है अनुच्छेद 20 में यह दिया गया। इसके तहत भी जो है 3 पॉइंट है दोस्तों। इसमें जो है आपका यानी कि पहला तो है आपका कि उसे यानी उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति ने जो है 2010 में कोई अपराध किया है और वह व्यक्ति उस अपराध के लिए जो है उस समय जो है यानी 2010 में जो है आपको 6 माह की सजा थी, किंतु उसको चूंकि केस तो तुरंत सॉल्व होता नहीं है, लंबा समय खींचता है। तो मान लीजिए वो केस आपका सॉल्व हुआ यानी उसका दोष सिद्धि हुआ 2012 में, किंतु वह कानून यानी उस अपराध के लिए जो है 2012 में जो है आपका 1 साल की सजा हो गई। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि उसका दोष सिद्धि 2012 में हुई है तो उसे 1 साल की सजा दी जाएगी। चूंकि वह उसने अपराध किया था 2010 में, तो उसे जो है 2010 में चूंकि 6 महीने का प्रावधान था सजा का, तो उसे 6 महीने की ही सजा दी जाएगी। यानी जिस समय जो अपराध किया गया उस समय उस अपराध की क्या सजा थी उसी अनुसार जो है उसे सजा दी जाएगी। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है आपका यानी उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जिसमें उसने कानून किया था। दूसरा है गवाही। यानी कोई भी व्यक्ति है जो उसको यानी उसे जो है जबरदस्ती उससे गवाही नहीं ली जा सकती है, उससे जुर्म कबूल नहीं करवाया जा सकता। वह चाहे तो अपनी मर्जी से गवाही देगा किंतु उससे जबरन गवाही नहीं ली जा सकती है। तीसरा है आपका यानी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, यानी किसी व्यक्ति ने चोरी की है और उसे चोरी के लिए एक वर्ष की सजा दी गई। तो ऐसा नहीं कि उस एक वर्ष की वह सजा पूरी करके आया और फिर उससे उसी अपराध के लिए जो है जेल भेज दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया तो उसे उस अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, बार सजा नहीं दी जाएगी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हुआ। यानी इसका वर्णन यानी कि अनुच्छेद 20 में जो अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित जो है आपका बातों को दिया गया है। अब हम लोग जो है आपका अनुच्छेद 21 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में जो है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रता। ये जो ऐसा मौलिक अधिकार है दोस्तों, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा जो इस अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। किसी भी रूप में जो है इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता किसी भी व्यक्ति। यानी यह सबसे प्रमुख अधिकार है जो आपका भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया। इन अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में जो है स्थगित नहीं किया जा सकता है, नागरिकों से छीना नहीं जा सकता। बहुत ऐसे अधिकार है जो अलग अलग परिस्थितियों में जो स्थगित किया जा सकता है, जैसे मार्शल लॉ है या आपातकाल की स्थिति है, तो उन अधिकारों में जो है सरकार यानी उन स्थितियों में जो है कुछ अधिकारों को सरकार को जो है नागरिकों से छीनने का अधिकार है यानी स्थगित कर सकती। किंतु यह प्राण एवं दैहिक अधिकार जो है यानी जीने का जो अधिकार है, यह किसी भी परिस्थिति में किसी भी द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी संस्थान के द्वारा छीना नहीं जा सकता। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है।
यानी इसके तहत जो है आपको यानी सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि यानी जीव और जंतुओं को भी यह अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि जो है पर्यावरण और या वातावरण की सुरक्षा या स्वच्छता पर भी इसको जोड़ दिया गया। यानी कि अगर आप जीवित है, अगर आप जी रहे हैं, संविधान ने आपको जीने का अधिकार दिया, तो किस प्रकार से जीवन को आप जी रहे हैं। मान लीजिए आप बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो यानी जो विकासात्मक जो नीति है सरकारों की, लोगों की, साइंस इतना तरक्की कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है हमारा पर्यावरण जो है बहुत तरह से प्रदूषित हो रहा है। आजकल हर घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, इन सब से जो गैसें निकल रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। तो यहाँ जो है इस प्रकार के जीवन जीने का क्या फ़ायदा है, जो कि आपको यानी बचपन से आप बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो, आप ढंग से जी नहीं पाए। तो इस पर जोर देने के लिए जो है आपको पर्यावरण यानी अच्छा जीवन देने के लिए जो पर्यावरण और वातावरण की स्वच्छता पर भी जो है इस अनुच्छेद में ध्यान दिया गया। इसके तहत जो है एनजीटी एनजीटी की स्थापना की गई, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इसके तहत जो दोस्तों यानी एनजीटी के तहत जो है आपका जिन भी राज्यों में, जिन भी प्रदेशों में अधिक जो प्रदूषण होता है, तो इस एनजीटी के तहत जो है उन प्रदेशों को, उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को जो है नोटिस भेजा जाता है, उसे वार्न किया जाता है, उसे सूचना दी जाती है कि आपके यहाँ जो है यह प्रदूषण इतना अधिक बढ़ रहा है और इससे जो चूँकि इतना नुकसान है, तो आप कंट्रोल कीजिए अपने क्षेत्र के प्रदूषण को। तो ये एनजीटी का कार्य है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। यानी कि अनुच्छेद 21 जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद, और यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान में प्रदत्त किया गया है। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 22 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 22 में जो है दोस्तों यह गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो वह उससे संबंधित संरक्षण इस अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 22 में जो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है दोस्तों यानी अनुच्छेद 22 में पहला जो है दोस्तों वह है कारण पूछने का अधिकार। कारण पूछने का अधिकार यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती तो उसे जो है यानी उस व्यक्ति को जो है यानी गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो पुलिस से वह यानी वह व्यक्ति कारण पूछने का अधिकारी होता है। यानी वह व्यक्ति कारण पूछ सकता है कि मेरी जो गिरफ्तारी हो रही है वो क्यों हो रही है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या जुर्म किया है। तो यह पूछने का अधिकार जो है आपका 1 में दिया गया है। 2 में जो है आपका यानी इसका जो 2 है उसमें 24 घंटे के अंदर जो है नज़दीकी न्यायालय में उपस्थिति यानी 24 घंटे के अंदर जो है नज़दीकी न्यायालय में जो उपस्थिति की जो है उपस्थित किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस उसको 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर जो है उसे नज़दीकी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने जो उसे पेश करना होगा। हाँ, इसमें आवागमन यानी जो आने जाने का जो समय है वह इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बाकी ओवरऑल जो है आपका 24 घंटा के अंदर जो से नज़दीकी न्यायालय या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाएगा। इसका तीसरा जो बिंदु है दोस्तों यानी अनुच्छेद 22 में वह है मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। यानी वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होती है वह कारण पूछ सकता है, उसे 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाएगा। और तीसरा जो है
वह है वह मनपसंद कानूनी सलाहकार यानी सलाह ले सकता है, यानी वह वकील रख सकता है आप उस मुसीबत से, उस केस से निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो यह इन सब का वर्णन जो है आपका मूल रूप से जो है अनुच्छेद 22 में किया गया। यह अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित बातों को इसमें जिक्र किया गया आपका अनुच्छेद 22 में। तो आज हमने जो दोस्तों आपका यहाँ यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के जो हमने 22 तक को जाना। चूँकि यह फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न इससे बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, इसलिए हम लोग जो इसको चूँकि डीपली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए जो हम लोग पूरा जो है एक पार्ट में इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो क्या होगा कि दिमाग में ज़्यादा बातें रुकेंगी नहीं, तो ज़्यादा देर तक दिमाग में बातें रुकी रहे, इसके लिए जो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। और इसका जो है PDF यानी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी। तो क्या होगा कि जब आप ये वीडियो देखोगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस देखोगे, तो आपके जो भी कंफ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में जो है बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को ये क्लास मौलिक अधिकार वाले? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।